हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है स्टडी लूप में। जैसे कि तुम लोगों को पता ही है, हम शुरू कर रखे हैं हमने चैप्टर क्लास 11th के पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। और काफ़ी कुछ हम जान चुके हैं अब तक इस चैप्टर से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन काम क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है हमें, वगैरह वगैरह। तो अब इस लेक्चर के अंदर, जो कि लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, इसके अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से डील करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था। ठीक है, तो अभी से शुरू करते हैं हम। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे आने वाले मज़ेदार लेक्चर्स को तुम लोग मिस ना करो। अब शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सवाल कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बना कैसे था, हाउ वॉज कॉन्स्टिट्यूशन मेड। सो इसका देखो आंसर क्या है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सिटिंग जो थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 के अंदर, और उसके बाद दोबारा से ये रीअसेंबल हुई थी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। अब तुम लोग सोचोगे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कहाँ से हैं, इन्हें चूज़ कैसे किया गया था। तो इसके जो मेंबर्स थे उन्हें चूज़ किया गया था इनडायरेक्ट इलेक्शंस द्वारा। ठीक है, किसने चूज़ किया था? जो मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के। जी हाँ, वही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर बनाया गया था, उसके मेंबर्स ने इसे इलेक्ट किया था। और प्रोविंसेस क्या होते हैं ये तुम लोग अच्छे से जानते ही। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी असेंबली थी वो बनाई गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। किसके अंडर? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर, जिसको प्रपोज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में भी इसी प्लान में अच्छे से गाइडलाइंस सारी दे रखी थी, जैसे कि हर प्रोविंस और हर प्रिंसली स्टेट को या ग्रुप्स ऑफ स्टेट को कुछ सीट्स जो थी अलॉट की गई थी, जैसे हमारे आज के टाइम पे पार्लियामेंट में होता है। और ये जो सीट्स थी ये प्रोपोर्शनल थी उस जगह की पॉपुलेशन से। रफली कह सकते हैं हर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट दी जाती थी। तो इसके तहत जो प्रोविंसेस थी उनके पक्ष में 92 सीट्स आई थी, और प्रोविंशली स्टेट्स के हक में 93 सीट्स आई थी। अब इन सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी समझो। प्रोविंसेस की जितनी भी ये 292 सीट्स थी, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था मेनली 3 कम्युनिटीज़ के अमंग। ठीक है, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ थी ये वो भी बताता हूँ। मुस्लिम थी सबसे पहले, देन सिख, देन जनरल। जनरल कौन? मुस्लिम और सिख के अलावा जितनी भी कम्युनिटीज़ बचती हैं उन्हें जनरल में इंक्लूड किया जाता था। और हर कम्युनिटी का जो मेंबर था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब अपनी ही कम्युनिटी के इंसान को इलेक्ट कर सकता था, जिसके लिए वो प्रोपोर्शनल वोटिंग का या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मेथड फॉलो करा करते थे। अब ये प्रोपोर्शनल वोटिंग क्या होती है, इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो डाल दूंगा अलग से, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन भी दबा देना ताकि उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आगे चलते हैं। जो प्रिंसली स्टेट्स थी अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न समझते हैं। प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको पूरी आज़ादी दे रखी थी कि भाई तुम खुद कंसल्ट करके अपने लोगों में डिसाइड करो तुमने अपनी सीट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो तुम्हारी मर्जी है। उसके अंदर किसने टांग नहीं अड़ानी थी। अब असेंबली की कॉम्पोजिशन को थोड़ा और ज़्यादा ब्रीफली समझूं। क्या हुआ था, देखो पार्टीशन देश का हो चुका था, देश का बंटवारा हो चुका था। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस जो हिस्से पाकिस्तान की टेरिटरीज़ में इंक्लूड हो चुके थे, उनसे इलेक्ट किए रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप जो थी खारिज कर दी गई थी। ऑब्वियसली यार, अब वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर क्यों रहेंगे, तो उनसे सीट्स उनकी वापस ले ली गई थी। तो इसके बाद अब जो सीट्स का नंबर था वो सिर्फ 299 सीट्स बची थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। और इन्हीं 299 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। कब अडॉप्ट किया था पता है? बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। और इन 299 मेंबर्स में से सिर्फ 284 मेंबर्स जो थे वो प्रेजेंट थे 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इन्होंने ही सिर्फ अपने साइन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। और उसके बाद पता ही है सबको कि फाइनली 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पूरी तरह से लागू हो चुका था। और जैसा कि आपको पता है रिलीजन की बेसिस पे ही हमारे देश का बंटवारा हुआ था, लेकिन ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था इसका जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट था वो बहुत ही अलग था। ठीक है, इसने जो कॉन्सेप्ट अपनाया सिटीजनशिप का बहुत ही अलग था। इसके अंदर माइनॉरिटीज़ जो थी उनको भी सिक्योर करके रखा जाएगा देश के अंदर, सिटीजनशिप मतलब उन्हें भी देश की दी जाएगी। इसके अलावा साथ ही साथ रिलीजियस आइडेंटिटी जो है उसका आपके सिटीजनशिप राइट से कुछ लेना देना नहीं होगा।
आप जिस मर्जी रिलीजन के हो, आप हर राइट फिर भी एंजॉय करोगे। देखो यार, मैंने बताया कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था यूनिवर्सल सफरेज के द्वारा, लेकिन फिर भी इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बहुत सीरियसली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसे एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाने के पीछे काम करा। सोसाइटी की हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, हर रिलीजन के मेंबर्स को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दिया गया था इस असेंबली के अंदर। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, इस चीज़ से रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को एक रीज़न मिल चुका था कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता देने का, और इसी के चलते 28 सीट्स जो थी वो SC मेंबर्स को दी गई थी, और कांग्रेस जो थी ऑब्वियसली उसने डोमिनेट किया था पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। 82% सीट्स जो थी वो कांग्रेस के पक्ष में जा चुकी थी। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इतना तुम लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो नहीं है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगले टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। अब देखो है क्या बात यार, कि एक असेंबली, ठीक है, एक असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या कोई भी बॉडी कह लो आप, जो दावा कर रही है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनने का, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनने का दावा कर रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी की हर सेक्शन को इक्वली वो रिप्रेजेंटेशन दे, इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका दे। और जो लोग पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं वो लोग सिर्फ अपनी आइडेंटिटी का या अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन देने के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान से समझना तुम लोग कि हर मेंबर जो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ लेके चल रहा था कि उसे अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं सोचना है, उसे पूरे देश के लिए सोचना है। पूरे देश को उसने अपने दिलो दिमाग में बसा के रखना होगा। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी और 299 मेंबर्स थे, मतलब 299 पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो हर प्रिंसिपल के ऊपर हर किसी की जो सोच है, उसका पर्सपेक्टिव है, वो ऑब्वियसली अलग ही होगा। इसी चीज़ को टैकल करने के लिए हर इशू को जो है अच्छे से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर डिस्कस किया जाता था, बहुत बारीकी से डिस्कस किया जाता था, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे आया जाता था। और सिर्फ यूनिवर्सल सफरेज ही एक ऐसा इशू था या एक ऐसा प्रिंसिपल था जिसे बिना किसी डिबेट के ईजिली पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पास कर दिया था। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप यूनिवर्सल सफरेज ही नहीं रख रहे तो क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री भाई साहब। तो कुल मिला के बात ये है कि एक असेंबली जहाँ पे हर क्लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे से डिस्कस किया जाता था पूरे देश को दिमाग में रखते हुए, तो इससे एक ट्रिब्यूट है, एक रीज़न है पूरी पब्लिक को मिल जाता इस कॉन्स्टिट्यूशन को आंख बंद करके फॉलो करने का। तो चलो अब प्रोसीजर की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या प्रोसीजर्स जो थे अडॉप्ट किए थे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। बहुत भी अलग अलग प्रोसीजर्स थे, अच्छे से ब्रीफली उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्होंने 8 मेजर कमेटीज़ बनाई थी और 13 माइनर कमेटीज़ बनाई थी। कौन सी कमेटीज़ थी सामने स्क्रीन पे तुम्हारे, जैसा कि इसमें तुम लोग देख ही सकते हो कि हर कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के एक स्पेसिफिक प्रोविज़न के साथ डील कर रही थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविज़न को लेके उसके ऊपर क्या डिसीजन लेनी चाहिए, क्या लॉज बनाने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए, उनको डील करने के लिए अलग कमेटी बनाई गई थी। और इसमें तुम देख सकते हो कि मैक्सिमम कमेटीज़ की जो चेयरमैनशिप थी वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इन्हीं सब के हाथ में थी। तो हम सारी कमेटीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी के बारे में जो थी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस कमेटी को बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर कमेटी जो थी वो पर्टिकुलर किसी प्रोविज़न को, पर्टिकुलर एक प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट किया करती थी। उसके बाद इस प्रोविज़न के ऊपर पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर डिबेट हुआ करती थी। उसके बाद ही इस प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए या ना डाला जाए, उसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिया जाता था। और असेंबली की सबसे बड़ी खासियत भी ये डिबेट्स ही थी कि हर प्रोविज़न को अच्छे से डिस्कस किया जाता था। In total, assembly met for 166 days that was spread over 2 years and 11 months. तो अब देखो यार, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, बहुत कुछ जान लिया, लेकिन एक सत्य है देखो दुनिया का बहुत बड़ा, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का उसको बनाने वाली असेंबली का सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है ना। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात कर लें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो कभी काम ही ना कर पाती या कॉन्स्टिट्यूशन कभी बन ही ना पाता अगर जितने भी प्रोविजंस उसके अंदर या जितने भी प्रिंसिपल्स उसके अंदर इंक्लूड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको लेके कोई एक बैकग्राउंड कंसेंस ना होता। समझ रहे हो ना कि बैकग्राउंड एक रीज़न तो होना चाहिए ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालने का।
तो जितने भी प्रिंसिपल्स हमने डाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये सारे के सारे बने थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। समझ रहे हो? तो मतलब ब्रीफली बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ क्या कर रही थी, इन सारे प्रिंसिपल्स को जो नेशनल स्ट्रगल के दौरान बने थे, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बने थे, उन्हें एक कॉन्क्रीट शेप दे रही थी बस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो नेशनल स्ट्रगल के जितने भी प्रिंसिपल्स थे, उनकी अगर बेस्ट समरी की बात करें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाई गई थी, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थे, ये बेसिकली डिफाइन कर रहे थे असेंबली का एम क्या है, और इन्हें मूव किया था असेंबली के अंदर नेहरू जी ने 1946 के अंदर। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करूं तो इसके अंदर इंडिया की सॉवरेनिटी से लेके हर किसी को इक्वल जस्टिस, भले ही वो पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक स्फीयर में हो, और इक्वालिटी बिफोर लॉ तक हर किसी के बारे में बात की गई थी। तो कुल मिला के ये कहना गलत नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान सिर्फ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक या जाल नहीं है, बल्कि एक मॉरल कमिटमेंट है यार, ये जो हमारे मेकर्स ने हमारी जनता से की है कि लोगों की जितनी भी एस्पिरेशंस थी नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान, उन सबको पूरा करने के लिए एक अच्छी खासी लेजिटिमेट गवर्नमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन कैसे करेगा, इसको भी समझो। इसके लिए तुम्हें ज़रूरी है समझना इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स थे या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन लोगों ने अच्छा खासा स्पेंड, मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम जो था स्पेंड किया इसी चीज़ के ऊपर कि एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व कर सकें जिससे जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस है लाइक एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, इन सब के अंदर एक बैलेंस बना रहे। तो ऐसे सिस्टम की तलाश करते करते इन लोगों ने फाइनली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया और फेडरल अरेंजमेंट को मान्यता दी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बेस्ट गवर्नमेंटल अरेंजमेंट बनाने के दौरान इन लोगों ने कभी भी कोई झिझक महसूस नहीं करी बाकी देशों के एक्सपेरिमेंट या उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख लेने से। और इसी के लिए उन लोगों ने बाकी कंट्रीज से बहुत सारे प्रोविजंस जो थे अडॉप्ट करे। तो चलो अब इन प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, बोरोड प्रोविजंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उससे हमने प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है, बाई कैमरल पार्लियामेंट जो है, लोअर हाउस को ज़्यादा पावर दी गई है, मतलब लोकसभा को जो पे ज़्यादा पावर दी गई है, और जो स्पीकर की पोजीशन है लोकसभा के अंदर, ये सारे सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट करे हैं। इसके बाद अगर बात करें यूएसएसआर की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान का जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये हमने यूएसएसआर से बोरो किया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है और जितनी प्रोविजंस हैं ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स रिलेटेड, ये सारे के सारे हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट करे हैं, बोरो करे हैं। इसके बाद कनाडा से हमने फेडरेशन का जो स्कीम है, हमारी फेडरल सिस्टम जो है, उसके बारे में प्रोविजंस जो हैं, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का सेंटर और स्टेट के बीच में वो, और जो रेसिडुअरी पावर्स जो हैं, मतलब ये सारी जो हमने सेंटर को दे रखी हैं, ये वाला प्रोविज़न भी हमने कनाडा से बोरो किया है। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, DPSPs, हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो स्कीम है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, और साथ ही साथ राज्यसभा की जो मेंबर्स का इलेक्शन का हमारा स्कीम है, ये हमने आयरलैंड से बोरो किया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जापान से हमने सुप्रीम कोर्ट की जो फंक्शनिंग का सिस्टम है, और जर्मनी से हमने जो फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर दिया जाता है, ये वाले प्रोविजंस हमने बोरो करे हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप तुम लोगों को मज़ा आया होगा और अच्छे से समझ आ चुका होगा पूरा चैप्टर। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो उसको कमेंट कर देना, और प्लीज़ यार अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आगे भी और ज़्यादा चैप्टर्स तो डालनी है ना, तो उसका भी नोटिफिकेशन आना चाहिए तुम्हारे तक, तो सब्सक्राइब करने का तो बेल आइकन भी दबा देना।